नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 26 जुलाई 2023 और आज जो है आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% रियल प्रश्नों के साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम में हूबहू जो है छपेगी और छप रही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए क्या कुछ प्रश्न पूछे गए। आज की बात करें डिफ़िकल्टी लेवल की, तो पहले शिफ्ट में काफ़ी जीके जीएस डिफ़िकल्ट रहे। 10 जीके जीएस ईजी थे, मॉडरेट प्रकार के, बाद बाकी 15 डिफ़िकल्टी कहेंगे हम। इसके अलावा जो सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में आया ये काफ़ी ईजी जीके जीएस आया। और मुझे 2-3 क्वेश्चन अगर मैं छोड़ दूँ तो सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाया हूँ। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न पूछे गए थे, सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने चलाया था। सेपरेट हिस्ट्री के वीडियो में भी पढ़ाए हैं और कई दफ़ा ऐसे भी पढ़ाए हैं। तो ये बलबन ने किया था, है ना। गुलाम वंश के प्रमुख शासक थे बलबन। इन्होंने पारसी त्यौहार नवरोज की स्थापना की थी, जो आने वाले एग्जाम के लिए रामबान रहेगी। नवरोज की त्यौहार का जो है शुरुआत किसने किया था, तो आप कहोगे जी बलबन ने किया था। इसके अलावा गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कब किए थे, 1206 में, ठीक है। इसके अलावा गुलाम वंश को जो है ममलूक वंश भी कहा जाता है। अच्छे अच्छे बच्चे नहीं जानते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इल्तुतमिश गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक हुआ। वास्तविक संस्थापक की बात क्या होती है मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। मान लीजिए आपने एक दुकान करा, लेकिन आपसे वो दुकान फला फूला नहीं। आपके भाई आए, मीठा मीठा बोल के काफी ज्यादा दुकान को जो है फैलाया, तो भाई वास्तविक दुकान का संस्थापक कौन हुआ, आपका भाई हो गया। आप तो सिर्फ नींव रखने का काम किए। इसी प्रकार से गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा तो इल्तुतमिश हो जाएगा। तुर्कान ए चिहलगानी दल का गठन किसने किया था, तो ये भी इल्तुतमिश ने किया था। इसके अलावा इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्ताना, ये जो है भारत पे यानी सल्तनत पे शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका बनी थी, ठीक है। उस समय अगर आप दिल्ली पे शासन कर रहे हैं मतलब आप भारत पे शासन कर रहे हैं, इसीलिए इसे ये भी कहा जाता है कि भारत की प्रथम महिला शासिका तो रजिया सुल्तान ही आंसर होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला। इन्होंने कुतुब मीनार का नींव रखा, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया, तो इल्तुतमिश ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, घोड़ा से गिर के चौगान खेलते समय, ठीक है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न पूछा गया, अच्छा, सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया, ये तो आपको अंडरस्टूड है। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। प्रथम शासक सबका याद रखना है। गुलाम का कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद का खिज्र खां और लोदी का बहलोल लोदी। ये जरूर याद रखना है, ठीक है, काम आ जाएगा आपको। इसके अलावा लाई हरोबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, कोई क्वेश्चन है जी, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर की जो अन्य त्यौहार है थांगटा, ये थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है, जो मैंने आपको बताया है। जैसे कलारेपट्टू जो साउथ का है, उसी प्रकार से थांगटा मणिपुर का है। इसके अलावा चेरोबा ये मणिपुर का नव वर्ष है। कचई लेमन फेस्टिवल ये मणिपुर का आधुनिक त्यौहार है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की त्यौहार देख लेते हैं, तो मोपिन है, सोलुंग है, लोसार है, मुखौटा है। मैंने लोसार के बारे में क्या बताया है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में भी होगा और लोसार आपका लद्दाख में भी होगा, ठीक है। तो ये दोनों तीनों बात ध्यान रखेंगे। लोसार आपका अरुणाचल प्रदेश में भी होता है, हिमाचल प्रदेश में भी होता है और लद्दाख में भी होता है। मुखौटा नृत्य को ही युद्ध नृत्य कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। मेघालय का कुछ त्यौहार जैसे आपका बांग्ला नोंगक्रेम, ये मेघालय का त्यौहार है, जिसमें मेघालय में आपको और भी याद रखना है, जैसे गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियां भी है और तीनों जनजाति भी है। कहाँ का, मेघालय का। मेघालय में ही दुनिया की सबसे अधिक बारिश होती है, मासिन राम में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा असम का प्रमुख त्यौहार क्या है, बिहू। बिहू साल में कितनी बार मनाई जाती है, 3 बार। एक नव वर्ष, एक मकर संक्रांति और एक अक्टूबर के महीना में, एक जनवरी में, एक अप्रैल में और एक अक्टूबर के महीना में, ठीक है। बगुरम्बा, बिछुआ, अम्बुबाची मेला, माजुली द्वीप फेस्टिवल, ये सभी के सभी जो है आपके असम में मनाया जाता है। असम के अंदर आपका माजुली द्वीप है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसी के नाम पे माजुली फेस्टिवल वहां पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसके अलावा असम का एक सत्रिया नृत्य है, सत्रिया, है ना। इसके संस्थापक कौन है, शंकर देव है। ये क्वेश्चन आपके बिना पूछे एग्जाम में आ जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। सत्रिया नृत्य सभी शास्त्रीय नृत्य यानी 8 में सबसे नवीन वाला है। इसके अलावा हाल में ही किस राज्य ने विधान परिषद की मांग की है। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई बाइकैमरल स्टेट भी होता है, जहां पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है, उसे जो है द्विसदनीय विधायिका या फिर बाइकैमरल स्टेट कहते हैं। तो अभी इंडिया में मात्र 6 हैं। तो अभी जो पेशकश प्राप्त की कि भाई मुझे भी चाहिए विधान परिषद, तो ये गठन का जो प्रस्ताव लाया, ये कौन लाया, पश्चिम बंगाल लाया, ममता बनर्जी दीदी का, है ना। इनके अलावा वर्तमान में भारत के जो 6 राज्य है जहाँ पे बाइकैमरल स्टेट है, ये कौन कौन है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार कहाँ छूट गया भाई? बिहार को मत छोड़ना, बिहार में भी द्विसदनीय विधायिका है ना। इसके अलावा द्विसदनात्मक विधायिका का शुरुआत जो है इंडिया में ये कहाँ से हुआ? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919, यहीं से जो है द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत इंडिया में मानी जाती है। इसके अलावा 1909 में जो मॉर्ले मिंटो सुधार आया था, इसमें सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत हुई थी। सांप्रदायिक चुनाव जानते हैं ना कि मुस्लिम लोग अलग चुनाव करेंगे, हिंदू लोग अलग चुनाव करेंगे। ये आपका मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में लाया गया था। इसके अलावा 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम आए थे, इसमें क्या हुआ था? बर्मा को भारत से अलग किया गया था। साथ ही साथ आपका जो संवैधानिक ढांचा है, इसमें संविधान के अधिकांश तथ्यों को, लगभग 60% चीजों को जो है भारत सरकार अधिनियम से 1935 से ही लिया गया है। ये मैं बार बार बताता हूं, इसे जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा गुरु केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है? तो ओडिसी से है। रिपीट किया गया और काफी इजी क्वेश्चन है। गुरु केलुचरण महापात्रा ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में सारजान नामक एक ओडिसी स्कूल खोले थे, जो आने वाले समय में आपके टीसीएस वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन काम करेगा जी, है ना। इनके अलावा ओडिसी नृत्य के प्रमुख जुड़े हुए कैरेक्टर जो है, ये आपका सोनल मानसिंह है, संयुक्ता पनिगिरी है, सुजाता महापात्रा है, इंद्रानी रहमान है। ये सभी के सभी जो हैं ओडिसी नृत्य के प्रमुख नर्तक और नर्तकी हैं। सतरिया नृत्य के प्रतिपादक शंकर देव वैष्णव संत थे और भक्ति आंदोलन से प्रेरित हैं। यह सतरिया नृत्य कहाँ का है? असम का है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार है? तो भैया ये सब दिन बताते आए हैं 86वां संविधान संशोधन। ये एक तो मौलिक अधिकार भी बढ़ गए और एक आपका मौलिक कर्तव्य भी बढ़ गए। अब अधिकार बढ़ गए तो 6 से 7 मत कर लेना, उसी में एक पेच बना दिया गया 21 का ए, और ये जो है बच्चे का मौलिक अधिकार वाला सिस्टम को जो है ऐड किया गया। ये कब किया गया? 2002 में, लेकिन इफेक्टिव कब हुआ? 2010 से। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक, माफ कीजिएगा, एक तो मौलिक अधिकार तो है ही है बच्चा के लिए, लेकिन उस पेरेंट के लिए जो जिनके ये बच्चे हैं उनके लिए ये शिक्षा का व्यवस्था करवाना मौलिक कर्तव्य भी होगा, जो 11वां मौलिक कर्तव्य बना था। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। दोनों का एक ही संविधान संशोधन है, शिक्षा से संबंधित है, 86वां संविधान संशोधन 2002। और ये जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार है, ये किस आर्टिकल में है? तो 21 का ए आर्टिकल में है। और लेकिन 21 में अगर खाली पूछेगा तो क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या निजता का अधिकार। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा कंकरेंट सूची का विषय है, कंकरेंट लिस्ट का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। और शिक्षा को समवर्ती सूची में कब डाला गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आप सही सोच रहे हैं, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भी ऐड किया गया था। अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द को भी जोड़ा गया था। संसद के कार्यकाल में भी बढ़ोतरी किया गया था। इसी कारण 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 हैं। किस किस आर्टिकल के बीच में है? 12 से 35 के बीच में है। कौन से भाग में है? तो संविधान के भाग 3 में रखे गए हैं। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पादप कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? भाई सब दिन बताते आया हूं कि जैसे मानव में स्केलेटन का जो है, स्केलेटन का विकास किया प्रभु ने। भाई हमको स्केलेटन दिया है ताकि मैं जो है एक आकार में रहूं, एक मजबूती में रहूं। उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भगवान ने, है ना, कोशिका भित्ति दिया है ताकि तुम भी भाई साहब जो है मजबूती में रहो और एक आकार, एक शेप में रहो। तो कोशिका भित्ति कहा जाता है बाहरी आवरण को, जो पेड़ पौधों में मजबूती और उनको एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। ठीक है, कोशिका भित्ति जो है ये आपका जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा कोशिका की खोज 1665 में कौन किए थे? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीवित कोशिका का खोज कौन किए थे? 1674 में ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। इसके ऑप्शन में हमेशा आपको साइनोलॉजी मिलेगा। साइनोलॉजी किसे कहते हैं? डॉग के अध्ययन को, कुत्ते के अध्ययन को जो है साइनोलॉजी कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया कि 2021 में ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के बॉलर जिन्होंने कप्तानी संभाली, तो भाई पैट कमिंस है। पैट कमिंस काफी खतरनाक बॉलर हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बनाए गए थे। T20 जो मौजूदा सीरीज हुआ है 2023 के अंदर, है ना, महिला वाला, इसके विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया ही है। कहां पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। और उप विजेता कौन रहे थे? तो साउथ अफ्रीका ही रहे थे। आईसीसी अंडर 90 भी हुआ है साउथ अफ्रीका में, प्रथम एडिशन, तो इसके विजेता इंडिया है। इंडिया है प्रथम विजेता, है ना। आईसीसी जो अंडर 90 वर्ल्ड कप महिला वाला हुआ, ये पहली ही बार हुआ, साउथ अफ्रीका में ही हुआ है, लेकिन जीता है कौन? इंडिया जीता है इंग्लैंड को हरा के। तो ये बात ध्यान रखेंगे। और T20
वाला जो हुआ है महिला वाला, वो भी साउथ अफ्रीका में हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया जीता है साउथ अफ्रीका को हरा के। दोनों बात जो है स्पष्ट रूप से आपको याद होना चाहिए। एक प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रथम जनगणना किस अंग्रेज के काल में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में। आज की क्वेश्चन है जी ये, लॉर्ड मेयो 1872 में हुई थी। मैंने ये भी बताया है कि इसी मेयो का हत्या जो है अंडमान निकोबार में हुआ था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। लगातार 10 वर्षों पर जनगणना 1881 से हो रहा है, लॉर्ड रिपन के समय से हो रहा है ना। इसके अलावा जनगणना किस सूची की विषय है? तो जनगणना संघ सूची की विषय है। भारत में 2021 में जो जनगणना होने वाली है, अभी डाटा नहीं आया है, ये 16वीं जनगणना होगी। 15वीं जनगणना आपका 2011 में हुआ था। आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में हुआ था। आज़ादी के बाद जो 2011 में जनगणना हुआ, ये आज़ादी के बाद 7वां जनगणना था। 2021 में जो जनगणना होगी, ये आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। जनगणना के अध्ययन को जनांकिकी कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होती है? भैया ये क्वेश्चन आया है, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ जो है ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है। अगर भूमध्य सागर ऑप्शन में नहीं है तो अरब सागर भी भारत में इसमें जो है इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो अरब सागर भी हो सकता है अगर पश्चिमी विक्षोभ ऑप्शन में, भूमध्य सागर ऑप्शन में नहीं है तो। लेकिन अगर भूमध्य सागर ऑप्शन में है तो भूमध्य सागर ही राइट आंसर होगा। भूमध्य सागर किसको किसको जोड़ता है भाई? है ना, सुएज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर से लाल सागर को। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला काम कौन करता है? सुएज नहर। सुएज नहर की टोटल लंबाई कितनी है? 164 किलोमीटर। कब बन के तैयार हुआ था? 1869 में, ठीक है। सुएज नहर कहां पे है? मिस्र में है, ठीक है। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में। राष्ट्रीयकरण कौन करवाए थे? कर्नल नासिर। ये कर्नल नासिर कहां के थे? मिस्र के राजनेता थे। तो ये सब भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए पढ़िए पूरे फ्लो में, एक ठीका के हिसाब से पढ़िए कि भाई साहब ये मेरा ठीका पट्टा है, जितना जल्दी निपटा लो उतना ज्यादा कमाओगे, है ना। तो भैया साहब पढ़िए बढ़िया से, है ना। यह पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ते हैं जब भूमध्य सागर से उठती है, और ये उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, और ये भारत के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान को भी प्रभावित करता है, जिसमें भारत में कई सारे राज्य में जो है आपका बिना मौसम बरसात होता है। इसके अलावा आम्र बारसा और चेरी ब्लॉसम ये साउथ में आते हैं, ये भी बिना मौसम बरसात है ना। जो आपका एक तो कॉफी के फसल के लिए अच्छा है चेरी ब्लॉसम, और एक आम के फसल के लिए अच्छा है आम्र बरसा। इसी प्रकार से एक बैसाखी आता है, लेकिन वो दुखदाई है बैसाखी। बैसाखी जो है आपदा है, ये पश्चिम बंगाल में आता है और बिहार, उड़ीसा, झारखंड को भी लपेटे में लेता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक में चीन को कितने स्वर्ण पदक मिले? देखिए चीन को टोटल 61 पदक मिले, जिसमें से 18 गोल्ड मिले थे बीजिंग पैरा ओलंपिक के अंदर, जो 2022 में कराए गए थे। इस ओलंपिक में पदक तालिका में चीन का सर्वोच्च स्थान रहा, जिन्होंने 61 पदक प्राप्त किए थे। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में भारत की तरफ से आरिफ खान ने भाग लिया था, भारत को एक भी पदक नहीं मिला था। देखिए जो मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूं वो बीजिंग पैरा ओलंपिक है, ठीक है। बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है, जो ये क्वेश्चन पूछा गया है। और नीचे का जो आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है जिसमें आरिफ खान ने भाग लिया था, वो सिर्फ शीतकालीन ओलंपिक है, इसमें पैरा शब्द नहीं है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए ओलंपिक भी कई प्रकार के होते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन पैरा ओलंपिक और विशेष ओलंपिक। तो इतने ओलंपिक का फॉर्मेट है भैया, एक ही में मत मिला देना, भात दाल चटनी सब एक ही में मिला के एक ही बार खा गए, ऐसा मत करना। इनके अलावा महाजनपदों में मगध किस नदी के किनारे बसे थे? इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले। तो मगध जो है आप जानते हैं आजकल बिहार में है मगध, और मगध जो है गंगा और सोन नदी के बेसिन पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर गंगा और सोन हो जाएगा। मगध की राजधानी कहां थी उस समय? तो गिरिब्रिज थी, या फिर जिसे आजकल हम राजगीर कहते हैं। राजगीर बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्थल है जो बिहार में है। इसके अलावा अंग जनपद की राजधानी कहां पर है? तो चंपा। और काशी की राजधानी कहां थी? तो बनारस। कोसल की राजधानी कहां थी? तो श्रावस्ती। तो इस प्रकार से आपका महाजनपदों में राजधानी बांटा गया था। 16 महाजनपद का वर्णन प्राचीन काल में मिले हैं, और इन 16 महाजनपद का वर्णन जो है आपके अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलेगा। मगध पे सबसे पहले कौन से वंश ने शासन किया? तो हर्यक वंश ने शासन किया था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। हर्यक वंश को इतिहास में क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु ने किया था और तब गद्दी पर बैठा था। फिर अजात शत्रु की हत्या उसका बेटा जो है उदयन ने किया था, है ना। फिर उसका बेटा नागदशक उसको भी मार दिया। तो इस प्रकार से इस वंश को जो है पिता को मारने वाला वंश यानी पितृहंता वंश कहा गया है। इसके अलावा अजात शत्रु के समय जो है बौद्ध संगति हुई थी आपका, है ना, पहला वाला, है ना। पहला वाला जो बौद्ध संगति हुआ था ये दूसरा काला शोक वैशाली में, पहला अजात शत्रु, है ना, पहला अजात शत्रु के काल में हुआ था आपका बौद्ध संगति, दूसरा काला शोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के समय में हुआ था।
इसके अलावा महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए किसने आमंत्रित किए थे? तो भाई राजकुमार शुक्ल ने किए थे। सब दिन गांधी युग में मैं आपको ले जाता हूं, एक बार फिर से ले जाता हूं ताकि दोस्तों आपका कल्याण हो। 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, 1915 में लौटे थे। इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में कई सारे कांड हो जाते हैं, जैसे आपका ट्रेन वाला का कांड पता ही होगा आपको कि महात्मा गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया जाता है और इससे जो है इनके मन में एक राजनीतिक भावना उत्पन्न होता है और वहां पे रह के काफी सारे काम राजनीतिक हित में करते हैं। वहीं पर जो है साउथ अफ्रीका के अंदर ही नटाल कांग्रेस की स्थापना भी करते हैं। 1915 में 9 जनवरी को इंडिया लौटते हैं, इसीलिए 9 जनवरी 2003 से हम प्रवासी दिवस हर साल मनाते थे, लेकिन 2015 में प्रवासी दिवस जो है बाइनियल बन गया, मतलब 2 साल में एक बार। ठीक है, तो 2015 में मना, फिर 17 में, फिर 19 में, फिर 21 में, फिर 23 में, अब 25 में मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा महात्मा गांधी अब इंडिया आ गए हैं। इंडिया आ गए हैं तो पहला आंदोलन इनका तिनकठिया पद्धति यानी नील की खेती के विरुद्ध था, जो चंपारण में था। वहां के किसान परेशान थे कि 1/3 पे नील की खेती करना पड़ता था। इस परेशानी को दूर करने के लिए वहां का एक साहसिक किसान जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, गांधी जी को आमंत्रित करते हैं बिहार आने के लिए और गांधी जी बिहार जाते हैं और तिनकठिया पद्धति से किसानों को निजात दिलाते हैं। इसके अलावा गांधी जी 1920 में अहिंसा और हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पे जो है आपका असहयोग आंदोलन चलाए थे। अगर आपसे क्वेश्चन राइज कर दिया जाए एग्जाम में कि कौन सा ऐसा गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन है जिसमें सभी धर्म के लोग ने पार्टिसिपेट किया, तो आपका आंसर असहयोग आंदोलन होगा। लेकिन लकली बैड लक के कारण 2022 में आपका चौरा चौरी हत्याकांड होता है और गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए इस घटना से क्षुब्ध होकर असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं, जिसके कारण कई कांग्रेसी नेता खफा हो जाते हैं और अलग अलग पार्टियों का निर्माण करते हैं। इसी में एक पार्टी है 1923 में स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का निर्माण मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। इसके अलावा गांधी जी का अगला आंदोलन 1918 में खेरा सत्याग्रह होता है। वहां पे जो है किसानों को बढ़ते हुए टैक्स से निजात दिलाता है। 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूरों के खिलाफ जो है आपका एक आंदोलन में भाग लेते हैं। इसके अलावा 1930 में गांधी जी दांडी मार्च करते हैं। इसके अलावा 1924 में जो है गांधी जी बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस की एकमात्र बार अध्यक्षता करते हैं। 1931 में आपका गांधी इरविन समझौता करते हैं गांधी जी। इसके अलावा 1932 में पूना पैक्ट अंबेडकर साहब के साथ, जिसे गांधी अंबेडकर समझौता भी कहते हैं और पूना पैक्ट भी कहते हैं, तो इसमें भाग लेते हैं। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलते हैं, जिसमें डू और डाई का नारा देते हैं, करो या मरो का नारा देते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि 1942 का जो दांडी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसमें गांधी जी क्यों ऐसा किए थे, क्यों आंदोलन चलाए थे, तो क्रिप्स मिशन के विफलता के कारण। आपका राइट आंसर होगा क्रिप्स मिशन के विफलता के कारण गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे। कहां से? मुंबई के ग्वालियर टैंक से। इसके अलावा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिए थे, लंदन गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932, इसमें कौन भाग लिए थे? भीमराव अंबेडकर। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। एक प्रश्न पूछा गया, पंडित रविशंकर को 1967 में किस कंसर्ट के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया था? तो बेस्ट मिट्स इट्स के लिए दिया गया था। पंडित रविशंकर सितार के प्रमुख वादक थे। इसके अलावा पंडित रविशंकर को जो ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुआ, ये इंडिया के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम म्यूजिशियन बने थे। पंडित रविशंकर को 99 में संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया, जो इंडिया का सेकेंड पर्सन बना था आपको भारत रत्न प्राप्त करने वाला। इससे पहले एम सुब्बा लक्ष्मी जी को 1998 में कर्नाटक संगीत के लिए भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद 2001 में बिस्मिल्लाह खां और आपका लता मंगेशकर को, दोनों को एक साथ ही अवार्ड दिया गया। 2008 में घोषणा, 2009 में जो है पंडित भीमसेन जोशी को भी भारत रत्न दिया गया। 2019 में जो है भूपेन हजारिका साहब को भारत रत्न दिया गया। तो ये 6 कैरेक्टर हैं जो म्यूजिक के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को यात्रा में कितने प्रतिशत की जो है रियायत दी गई है, छूट दी गई है? तो 50% जो है वहां की सरकारी बसें जो है उसमें छूट दी गई है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान जो है आपका मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और आपका जो है शुक्ला जी ये राज्यपाल हैं और लेकर साहब का स्थान लिए हैं। आज ही मैंने वो वाला क्लास जो आएगा शाम को, उसमें ये चीज का जिक्र कर लिया है। इसके अलावा आर्टिकल 247 पूछ लिया है। 247 का क्या होता है? अतिरिक्त न्यायालय की गठन का प्रस्ताव। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट में आए प्रश्नों का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे निःशुल्क मिलेगा और जो पेड पीडीएफ है उसके लिए शाम को क्लास चलती है, उसकी पीडीएफ जो है आपका पेड है। उसके लिए उसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया रहेगा, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आगे की जानकारी
आपको दे दी जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।